एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम के कुछ इनहिबिटर भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, एंजाइम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। दो चीज देख के चलो। तीन तरीके का एंजाइम इनहिबिशन होता है। एक कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीसरा है एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। इनहिबिशन पूरा लिख लेना, एलोस्टेरिक या फीडबैक, नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव। दो बातें लिख लेना, इसको एकदम अच्छे से समझाएंगे, बहुत ध्यान समझना। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? कॉम्पिटिटर्स का मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम से compete करते हैं, झगड़ा करते हैं कि भैया तुम सबस्ट्रेट से क्यों बाइंड कर रहे हो, मेरे से करो ना। ठीक, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जिसको कहते हैं, दो के बीच में तीसरा कोई आ जाए तो बर्बादी तो होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स लाइक, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स लाइक सबस्ट्रेट, बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसे होंगे। एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है कि ये सबस्ट्रेट है कि क्या है, वो उससे बाइंड कर लेता है। अब भैया ये है तो इनहिबिटर, तो नुकसान तो पहुंचाएगा एंजाइम को, उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। पर इसमें एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटर के बीच में या इनहिबिटर के बीच में। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लाइक सबस्ट्रेट, या इसको लिख देते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट। एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट, बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के जैसा होता है। और ये इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसलिए कहते हैं कि ये भी एक्टिव साइट से ही बाइंड करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्योंकि ये सबस्ट्रेट से कंपटीशन कर रहा है, तो compete विद सबस्ट्रेट, ये किससे compete करता है? competes विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से compete करता है एंड बाइंड्स विद एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट से ही बाइंड कर जाता है, एक्टिव साइट से ही बाइंड करता है। मतलब ये, अब जैसे मान लो ये एक एंजाइम है बेचारा, ठीक, इसका ये एक्टिव साइट, एक सबस्ट्रेट का हम डायग्राम बना रहे हैं। सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है, ये मान लो सबस्ट्रेट है, बाइंड कर जाएगा। प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा ही है, सॉरी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कुछ ऐसा ही है। अब सबस्ट्रेट भी इससे इस एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा और इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है। एंजाइम को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उसको लगेगा कि ये तो एकदम मेरा जो एनालॉग, मतलब एक्टिव साइट के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का स्ट्रक्चर है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो एंजाइम के एक्टिव साइट से ही बाइंड कर जाते हैं और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देते और एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। मतलब ये सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं, उसके बिल्कुल इज स्ट्रक्चरल एनालॉग लिखना, स्ट्रक्चरल एनालॉग बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हैं, इसलिए ये एक्टिव साइट से ही बाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसी से बाइंड कर जाते हैं, सबस्ट्रेट को नहीं बाइंड करने देते। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना।
क्या इस इनहिबिशन को रोका जा सकता है? क्या इस इनहिबिशन को रोका जा सकता है? बताइए आप में से कोई। हाँ, इस इनहिबिशन को रोका जा सकता है। कैसे रोक पाओगे आप? आपको पता चल गया कि भैया किसी इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया है, जैसे दो पार्टियों में लड़ाई है, तो एक पार्टी हार रही है, दूसरी पार्टी जीत रही है, तो जो हारने वाली पार्टी है उसको आप जिता सकते हो। क्यों? उसके नंबर बढ़ा दो, उनमें जो पार्टी है उनके मेंबर्स के नंबर बढ़ा दो। अब जैसे सबस्ट्रेट का नंबर अगर आप बढ़ा दोगे, इस पूरी रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट के नंबर को बढ़ा दिया जाए तो ये कॉम्पिटिटर्स को हटा देंगे, इनहिबिटर्स को हटा देंगे। हाँ, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा के, इनहिबिटर की क्वांटिटी कम करके नहीं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा के। तो नोट करके पहले एक बात लिखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन can be overcome by increasing। देखो ये होती है पढ़ाई, अभी आप लोग अच्छे से आंसर कर रहे हो ना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो इनहिबिटर को वहां से हटा देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताएं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेथनॉल पॉइजनिंग। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं मेथनॉल पॉइजनिंग, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं मेथनॉल पॉइजनिंग। मेथनॉल क्या है? जहरीली शराब। एक्चुअल शराब क्या होती है? इथेनॉल, एथिल एल्कोहल होता है। इथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल होता है एक्चुअल शराब। जो वाइन बियर शराब होती है वो एथिल एल्कोहल होती है, C2H5OH। पर मिथेनॉल क्या है? CH3OH। कभी मान लीजिए गड़बड़ी हो गई, कहते ना बिहार में जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, यहां जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत। कभी फर्मेंटेशन के दौरान अगर एथिल एल्कोहल ना बन के मेथिल एल्कोहल बन गया तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु कैसे होती है जरा इसको समझो, इसके पीछे का रीजन क्या है। पहले शराब काम कैसे करता है इसका रीजन समझ लो। जैसे जब कोई एथिल एल्कोहल लेता है C2H5OH, एक्चुअल वाली जो शराब होती है, वो क्या है, उसका एंजाइम क्या है? एंजाइम होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट क्या है? एथिल एल्कोहल। और ये इसको CH3CHO मतलब एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता मतलब इस एंजाइम का प्रोडक्ट है एस्टल्डिहाइड, और इस एंजाइम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसका इस एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट क्या है? एथिल एल्कोहल है, इथेनॉल जिसको कहते हो, और इसका प्रोडक्ट ये एसिटल्डिहाइड हमारे सेरिबेलम को ज़्यादा अफेक्ट करता है। शराब पीने के बाद जुबान लड़खड़ाती है, पैर लड़खड़ाता है, इसका रीज़न है सेरिबेलम। सेरिबेलम को अफेक्ट करता है क्योंकि सेरिबेलम ही हमारा क्या होता है, बॉडी बैलेंस, मस्कुलर टोन को मेंटेन करता है, तो इसलिए इंसान का जो है बैलेंस बिगड़ता है। लेकिन कभी गलती से ये आ जाए, मिथेनॉल आ जाए, अब मिथेनॉल भी बिल्कुल इसी एंजाइम, ये एंजाइम से ही बाइंड करेगा, क्योंकि मिथेनॉल एथेनॉल में ज़्यादा अंतर है नहीं। इसको इस एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को लगेगा कि मेरा सबस्ट्रेट ही है ये,
तो इस वक्त फ्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इससे बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो ये इस वक्त क्या करेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाना स्टार्ट कर देगा। फॉर्मल्डिहाइड इज हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक है हमारी बॉडी में। ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO, पहले तो एथिल अल्कोहल था, एसिटल्डिहाइड बन रहा था, पर मेथिल अल्कोहल है तो फॉर्मल्डिहाइड बनने लग जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड बनने लग जाएगा तो क्या होगा, ये हाईली टॉक्सिक है, हमारे ब्लड में डिपॉजिट होगा और पर्सन की मृत्यु हो जाती है। अब देखो ये एंजाइम को अलग, एंजाइम ने इन दोनों को अलग नहीं कर पाया कि कौन एथिल अल्कोहल है कौन, दोनों से बाइंड कर लेगा सेम एंजाइम। ये मिलेगा एथिल अल्कोहल मिलेगा तो उससे भी बाइंड कर जाएगा, मेथिल अल्कोहल मिलेगा तो उससे भी बाइंड कर जाएगा। पर्सन की मृत्यु हो जाएगी। फॉर्मल्डिहाइड हाईली टॉक्सिक है। क्या इसे रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। समय रहने पे पर्सन की तबीयत खराब हो रही है, उससे लग रहा है कि मैंने दारू पी है और वो बीमार हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, पॉइजनिंग है, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके अंदर पॉइजनिंग है, तो जानते हो क्या करना है, लो 2 बोतल और एथिल अल्कोहल पी लो, तुम सही हो जाओगे। तुमने जहरीली शराब पी ना, उसको एक्चुअल शराब पिला दो। हाँ बिल्कुल, भाई तुम्हें पीने का इतना शौक है ना, तो कहेगा नहीं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, तो मारो 2 चाटा उसको और पियो बैठ के। और ठीक है, तो अब उसको क्या करो, उसको बचाने का एक रास्ता है कि उसको इथिल अल्कोहल पिलाओ, क्योंकि जब एथिल अल्कोहल उसकी बॉडी में बढ़ेगा तो वो जितने भी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होंगे उससे वो सब के सब मिथेनॉल से बॉइंड करके ये फॉर्मल्डिहाइड बना रहे होंगे, HCHO बना रहे होंगे। तो आप उसका किसका कंसंट्रेशन बनाओ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये क्या करेंगे, ये सब मेथिल अल्कोहल को हटाना शुरू कर देंगे यहाँ से, तो अपने बाइंड कर जाएंगे एक्टिव साइट से। तो जहां फॉर्मल्डिहाइड बन रहा होगा अब वहां एस्टल्डिहाइड बनना चालू कर देगा। ठीक है, तो गांव में बोलने दो ना, बोलो जिसने पी है वो कौन सा पागल नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव साइट्स, एंजाइम के एक्टिव साइट से मिथेनॉल बाइंड करके फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ रही है। तो इथेनॉल जब बॉडी में जाएगा तो इथेनॉल क्या करेगा, मिथेनॉल को हटाना शुरू कर देगा कि हटो भाई हटो। ठीक है, जितना उसने मिथेनॉल पिए उससे ज्यादा इथेनॉल पिलाओ उसको, उसने 1 बोतल पिए उसको 2 बोतल इथेनॉल पिलाओ, तो सारे मिथेनॉल को वहां से हटाएंगे और इथेनॉल बाइंड करके फिर जब फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है उसको एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो धीरे धीरे सही होने लग जाएगा, जहर बनने से बच जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बताओ जल्दी से। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रोका जा सकता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ये तो हमने पहला एग्जाम्पल आप लोगों को, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए हमने पहले एग्जाम्पल शराब वाली ही बता दी ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है मेलोनेट, मेलोनेट या मेलोनिक एसिड। जानते हो ये मेलोनिक एसिड इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये किसका इनहिबिटर है, इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। ये ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना हो के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है।
तो प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, याद रखना क्रेब्स साइकिल के, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, बट दिस इज द ओनली एंजाइम जो मैट्रिक्स में नहीं होता, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ये आगे हम पढ़ाएंगे भी। अब देखो, मान लो नॉर्मली देखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये, तो इसका नॉर्मल, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट होता है सक्सिनिक एसिड। क्या होता है? सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिक एसिड को ये फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सक्सिनिक एसिड का फार्मूला अगर आप देखना चाहो तो हम आपको बता भी सकते हैं, CH2 COOH CH2 COOH, ये है सक्सिनिक एसिड। तब बन जाता है फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड का फार्मूला CH डबल बॉन्ड CH COOH COH होता है, ठीक है। तो ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड है, प्रोडक्ट फ्यूमरिक एसिड है, पर इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? एक इनहिबिटर है मेलोनिक एसिड। अगर ये मेलोनिक एसिड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनिक एसिड, सोच लो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनिक एसिड, और मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला है CH2 COOH CH2 COH है, ये है मेलोनिक एसिड, ये है इनहिबिटर। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कंफ्यूज हो जाता है कि ये सक्सिनिक एसिड है कि मेलोनिक एसिड है। स्ट्रक्चर तो लगभग सेम दिख रहे हैं, यहाँ CH2 COH है, यहाँ CH2 COH और यहाँ CH2 COH COH है। अंतर आप स्ट्रक्चर देख के समझ पा रहे होंगे। तो मेलोनिक एसिड क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट, हाँ लिखा तो है सक्सिनेट डी है। तो अंत स्ट्रक्चर देखो, टेस्ट कर लो ना, इतना तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि उसके साथ तो बहुत सारे लोग उस शराब को पी रहेंगे, न्यूज आ रही होगी बहुत सारी, कोई टेस्ट वेस्ट तो करेंगे ही करेंगे पिंसी त्यागी। ठीक है, तो अब देखो, एक्चुअल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड होता है, जो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन इनहिबिटर इसका मेलोनिक एसिड है। अब ये मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी सक्सिनिक एसिड जैसा होता है, और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिव साइट से बाइंड करके उसको रोक देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जाम्पल है सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग्स जानते हैं क्या करता है? ये कंट्रोल्स बैक्टीरियल पैथोजन, ये बैक्टीरिया को रोकता है, कंट्रोल्स बैक्टीरियल पैथोजन। एक ड्रग है जो बैक्टीरियल पैथोजन को रोकता है। तो कैसे काम करता है पहले इसको देख लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। ठीक, ये इनहिबिटर ऑफ एक एंजाइम है, किसका इनहिबिटर है? इनहिबिटर ऑफ फोलेट सिंथेटेज। किस एंजाइम का इनहिबिटर है? फोलेट सिंथेटेज एंजाइम। फोलेट सिंथेटेज एंजाइम। अब ये फोलेट सिंथेटेज एंजाइम पहले क्या करता है? फोलेट सिंथेटेज एंजाइम ये एक काम करता है, बहुत ध्यान से समझना। बैक्टीरिया के अंदर ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब COOH, ये पैरा अमाइनो मतलब पैरा पोजीशन पे NH2। ये इसको क्या कहते हैं? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पूरा लिख लेना, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को ये टेट्राहाइड्रोफोलेट एंजाइम या फोलेट सिंथेटेज एंजाइम, ये फोलेट सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है? ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज करता है, और टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे चल के नाइट्रोजिनस बेसिस बनाते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस आगे चल के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड आगे चल के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये जनरल चीज समझिए, न्यूक्लिक एसिड का मतलब DNA एंड RNA बनाते हैं। ठीक, मतलब पहले इस एंजाइम का नॉर्मल रोल समझिए। नॉर्मल रोल क्या है? ये एंजाइम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को
टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज करता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट से नाइट्रोजनस बेस बनता है, नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है। मतलब बैक्टीरिया में डीएनए आरएनए बनाने का मेन काम इसी एंजाइम का है। अब सल्फा ड्रग क्या है? सल्फा ड्रग, मान लीजिए आपने बैक्टीरिया को सल्फा ड्रग दे दिया। सल्फा ड्रग क्या क्या है? सल्फा ड्रग को कहते हैं सल्फोनिल एमाइड। क्या कहते हैं? सल्फोनिल एमाइड। इसका जानते हैं फार्मूला क्या है? सल्फा ड्रग का जब फार्मूला देखेंगे ना, चौंक जाएंगे, इतनी चौंक जाएंगे। ये एस हो गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ओ ओ एच और यहाँ पे एच। ठीक है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं ये चीजें कि आपको देख के लगे, इतना कोई डिटेल में आपको बताएगा नहीं, आप इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये है सल्फोनिल एमाइड या सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग इनहिबिटर है। अब आप देख लो, सल्फा ड्रग पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड सबस्ट्रेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट प्रोडक्ट है और सल्फा ड्रग इनहिबिटर है। इसका भी जो फॉर्मूला है, जैसे अगर हम इसको COOH को ऐसे लिख दें, COOH को हम ऐसे लिख दें, तो अब देखो सल्फा ड्रग और इसके स्ट्रक्चर में कितनी सिमिलैरिटी है। मतलब सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के स्ट्रक्चर में कितनी सिमिलैरिटी है कि नहीं? तो जो कॉम्पिटिटर है वो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चरल एनालॉग नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है कि नहीं? है ना सिमिलैरिटी? तो ये एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये सल्फा ड्रग क्या करेगा? इस एंजाइम से बाइंड कर लेगा और बैक्टीरिया के अंदर फिर न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए सल्फा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये रिएक्शन नहीं भी याद है, ये रिएक्शन नहीं भी याद है, तब भी आप बस एग्जाम्पल मिथेनॉल पॉइजनिंग, मेलोनिक एसिड किसका इनहिबिटर है, सल्फा ड्रग का काम क्या है, बस इतना भी याद कर सकते हैं। है कि नहीं? ठीक है, तो हम आपको इसलिए बताने क्या, ताकि आप इसको समझें, देखें कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कितनी सिमिलैरिटी है। क्यों ये इसी सेम एंजाइम को टारगेट कैसे कर पाते हैं? क्योंकि एंजाइम इज कंफ्यूज्ड कि मेरा सबस्ट्रेट कौन है, मेरा इनहिबिटर कौन है। ठीक है, इतनी सिमिलैरिटी है दोनों के स्ट्रक्चर में कि वो आराम से एक्टिव साइट से बाइंड कर जाते हैं। इसी तरीके से नर्व गैस, लास्ट लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4, नर्व गैस। आपने सुना होगा कि प्री हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि पता नहीं कहाँ के राजा ने कितने सारे पर्सन को बंधक बना के नर्व गैस से उनकी डेथ। नर्व गैस क्या है? ये इनहिबिटर होते हैं, नर्व गैस इनहिबिटर्स ऑफ नर्व गैस पैराथियान, दोनों लिख लीजिए, एंड पैराथियान मेलाथियान। ठीक है, पैराथियान मेलाथियान ये सब क्या है? इंसेक्टिसाइड है। तो कैसे ये इंसेक्ट को मारते हैं? ये इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम का इनहिबिटर है ये। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के इनहिबिटर हैं ये। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम का फंक्शन आप जानेंगे आगे, तब आपको समझ में आएगा कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जैसे ये हमारी नर्व है ना, ठीक है, ये नर्व है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक, या फिर नर्व से एक न्यूरॉन से इम्पल्स अगली मसल में जाने के लिए जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को टारगेट करता है, जिससे इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है या पर्सन की मृत्यु हो जाती है। नर्व गैस पैराथियान मेलाथियान ये सब इंसेक्टिसाइड है। तो ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक, दूसरा बहुत थोड़ा सा है बचा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। खत्म हो जाएगा, आजाद हो जाओगे आप लोग। नॉन कॉम्पिटिटिव नर्व गैस शायद यहाँ नहीं आएगा क्या? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, एक मिनट रुकिए। नर्व गैस हमको लग रहा है
नर्व गैस नॉन कॉम्पिटिटिव में आएगा। सॉरी 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 सॉरी, नर्व गैस थोड़ा सा ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है, मुझे जहां तक लग रहा है। इसको हटा दीजिए, कट कर दीजिए या लिख दीजिए नॉन कॉम्पिटिटिव, है ना। तो आगे आ जाइए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अब देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, बहुत थोड़ा बचा है, खत्म हो जाएगा। सल्फा ड्रग तो पढ़ ही लीजिए, बस ये याद रख लीजिएगा कि नर्व गैस क्या है, ठीक। वो उसको हम अभी आगे बता देंगे। फिनिश, अब हाँ इसके बाद फिनिश ही हो जाएगा। तो देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थे वो सबस्ट्रेट एनालॉग थे और वो एक्टिव साइट से बाइंड कर रहे थे। पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, बाइंड्स एट साइट अदर देन एक्टिव साइट। ये सबस्ट्रेट का कंपटीटर नहीं होता है, एक्टिव साइट, दैट इज नो कंपटीशन विथ सबस्ट्रेट। इसका सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए तो इसको नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। इसका सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, एंजाइम में ये एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट पे तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर लेगा, तो सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन नहीं है, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट बाइंड। हाँ, लेकिन इसी एंजाइम में कहीं किसी जगह कुछ और साइट प्रेजेंट हो, दरार, तो वहां पे जाके ये इनहिबिटर बाइंड करेगा अदर साइट पे। तो जानिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे बाइंड कर ले, तो इसका सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन है नहीं है, इसका एंजाइम से सीधा दुश्मनी है। जैसे कुछ लोग, क्या होता है, किसी और से दुश्मनी हो, उसकी दुश्मनी उसके परिवार वालों से निकालते हैं और लोगों से निकालते हैं, वो कॉम्पिटिटिव वाले हैं। पर नॉन कॉम्पिटिटिव जिसके साथ दुश्मनी उसी को उड़ा दो, काम खत्म। तो इसकी दुश्मनी सीधा एंजाइम से है, सबस्ट्रेट से कुछ लेना देना नहीं है, दुश्मनी सीधा क्या है, एंजाइम से। जैसे एक आशिक है, वो मान लो ये एक आशिक है, ठीक है, इसने जो भी है ए से इसका रिलेशन है और इसकी पत्नी या इसका हस्बैंड बी है, तो इसने बी को भी मारा, पहले बी को मारा फिर तो ए को नुकसान पहुंचाया, ये तो कॉम्पिटिटिव है। ये आशिक है, ठीक है, जो भी है, ये इसने क्या किया, केवल डायरेक्ट ए को ही उड़ाया, बी से इसका कोई, उसकी पत्नी को छोड़ दिया, उसके बच्चों को छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, याद दिला दिया, देखते हैं, करा देंगे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव वाले की डायरेक्ट दुश्मनी किससे है, एंजाइम से, समझ रहे हो, डायरेक्ट दुश्मनी किससे है, एंजाइम से। तो इसका एग्जाम्पल है, तो क्या इस कंपटीशन को रोका जा सकता है, इसे ओवरकम किया जा सकता है, नहीं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा के इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबस्ट्रेट से दुश्मनी ही नहीं है ना, एक्टिव साइट से उसकी दुश्मनी ही नहीं है ना। तो दिस कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग, कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा के इसको रोका नहीं जा सकता। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग पढ़ाएंगे इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन में, साइनाइड पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। ये किसका, इसमें ये एंजाइम क्या है जिसके ये इनहिबिटर है, एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे आखिरी एंजाइम है। अगर यहाँ ना समझ में आया है तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में आ जाएगा। अगला है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, दूसरा एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये
प्रिवेंट्स सेल वॉल इन बैक्टीरिया, प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकता है ये, बैक्टीरिया में सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको रोकता है, पेनिसिलिन। तीसरा नर्व गैस जो अभी हमने लिखा था वो लिख लीजिए, नर्व गैस वाला जो अभी हमने लिखा था वो लिख लीजिए, नर्व गैस, नर्व गैस मेलाथियान पैराथियान, ये किस एंजाइम को रोकता है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज, एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। ठीक, हाँ, ये भी एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को। नर्व गैस अलग चीज है, ठीक है, नर्व गैस अलग चीज है, और मेलाथियान पैराथियान इंसेक्टिसाइड है। ठीक, एक सबसे आखिरी अब आपको लिखना है फीडबैक इनहिबिशन, लास्ट, बस और कुछ करना ही नहीं है। फीडबैक 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं कर सकते। फीडबैक इनहिबिशन, किसी अच्छे काम के लिए प्रॉमिस तोड़ना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब देखो ये लास्ट है, फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसको समझने के लिए बस एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लो ग्लाइकोलिसिस का एक है रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करने वाला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। फिर देखो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करने वाला एंजाइम क्या होता है, हेक्सोकाइनेज। अच्छा, ग्लूकोकाइनेज कहाँ होता है, ग्लूकोकाइनेज बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज एंड हिपेटोसाइट में होता है, बताया था कल आइसोजाइम्स में। देखो क्या है कि मान लो सेल को एक निश्चित समय पे इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जरूरत कितनी है, 100 मॉलिक्यूल पर सेकेंड है। मान लो 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल की जरूरत है, लेकिन ये मतलब ये 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल बना रहा है। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में 100 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जल्दी बताइए, आप एकदम रिलैक्स हो ना, 5 मिनट समय दे सकते हैं, 5-7 मिनट, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। हमने कहा कि मान लो कि सेल को 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल की जरूरत है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, 100 मॉलिक्यूल बना रहा है, पर जरूरत कितने की है, जरूरत है 200 मॉलिक्यूल पर सेकेंड की। तो जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट खुद कहेगा हेक्सोकाइनेज से कि भैया प्लीज अपनी रेट थोड़ा बढ़ा सकते हो क्या, क्योंकि हमारी जरूरत है इस वक्त सेल को 200 और आप बना रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो 100 का, तो क्या थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, टर्नओवर नंबर थोड़ा बढ़ा दो ना। तो प्रोडक्ट खुद एंजाइम को एक सिग्नल देगा कि भाई प्लीज थोड़ा सा इसको और टर्नओवर नंबर बढ़ाओ। ठीक, एक केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि हेक्सोकाइनेज जो है सप्लाई कर रहा है एक मतलब ग्लूकोज 1 सेकेंड के अंदर 100 मॉलिक्यूल पर सेकेंड बना रहा है, पर जरूरत सेल को जरूरत कितनी है, 50 मॉलिक्यूल पर सेकेंड की है। तो प्रोडक्ट खुद हेक्सोकाइनेज से कहेगा कि भाई थोड़ा टर्नओवर नंबर घटा दो,
घटा दो। ये दो सिनेरियो आपके सामने हमने रखा है कि एंजाइम क्या कर रहा है, जितना प्रोडक्ट बना रहा है, कभी प्रोडक्ट की जरूरत ज्यादा हुई तो प्रोडक्ट खुद अपने कंसंट्रेशन को रेगुलेट करवाएगा, कभी कम हुई तो खुद अपने आप अपना कंसंट्रेशन कम बनवाए। जरूरतर लिख दिया है मैंने, अच्छा जरूरत लिख दिया है। अरे ठीक है भाई, जरूरत नहीं लिखने आता मुझे, दूसरे में सही लिखा है, ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक इनहिबिशन को लिखें अपनी भाषा में। व्हेन प्रोडक्ट इटसेल्फ, व्हेन प्रोडक्ट इटसेल्फ, जब प्रोडक्ट खुद regulates its amount, regulates its amount either by, हाँ, either by increasing or decreasing the activity of enzyme, increasing या decreasing the activity of enzyme, the activity of enzyme, this is known as feedback inhibition। क्या मेरे एग्जाम्पल से आपको डिफिनीशन समझ में आया क्या? When product itself regulate its amount either by increasing or by decreasing the activity of enzyme, जब वो एंजाइम की एक्टिविटी को कभी बढ़ा के कभी घटा के प्रोडक्ट खुद अपने अमाउंट को रेगुलेट करे, तो इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। क्या मेरे एग्जाम्पल से डिफिनीशन समझ आया या नहीं? मतलब इस वक्त ये पॉजिटिव, एक टाइम ये पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक का मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक, एक बार ये नेगेटिव फीडबैक देगा। यही है एलोस्टेरिक एंजाइम। पूरी ग्लाइकोलिसिस में कभी कभी आपसे पूछ देता है, ठीक है, एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज, कितने एलोस्टेरिक एंजाइम है पूरे ग्लाइकोलिसिस में? हेक्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, ठीक है, पाइरुवेट काइनेज और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और क्या है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये 3 एंजाइम्स आर ग्लाइकोलिसिस, 3 एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 ऐसे एंजाइम हैं जो एलोस्टेरिक एंजाइम है। कभी कभी आपसे CSIR लेवल या कभी एग्जामिनर का मन हुआ तो वी मैक्स एंड KM वैल्यू की वैल्यू पूछ देते हैं, तो एक नोट करके लिख लेना, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वी मैक्स अनचेंज होता है, वी मैक्स अनचेंज होता है, KM वैल्यू इंक्रीज होता है। और दूसरा, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, याद रख लेना, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, वी मैक्स डिक्रीज होता है, वी मैक्स डिक्रीज होता है, KM अनचेंज रहता है। CSIR में हम लोग पढ़ते हैं एक और इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव, नोट करके लिख लेना, अनकॉम्पिटिटिव, वो अभी यहाँ नहीं पढ़ा सकते। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में पूछ दे आपसे कभी, तो आप कहोगे वी मैक्स भी डिक्रीज होता है और KM वैल्यू भी डिक्रीज होता है। बस इतना याद रख लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स अनचेंज, KM इंक्रीज। नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स क्या हो रहा है, वी मैक्स डिक्रीज, KM अनचेंज। और ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, ठीक है, वी मैक्स भी डिक्रीज और KM भी डिक्रीज।